हेलो गाइस। आप सभी ने बचपन में पानी में पत्थर तो फेंका ही होगा और कुछ इस तरह के रिपल्स आपको पानी में देखने को मिलते होंगे। ठीक है, तो इन तरह के रिपल्स की आज हम स्टडी करेंगे, दैट इज वेव्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वेव मोशन एंड साउंड वेव्स। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल IQ डॉट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो बात करें सबसे पहले वेव्स की। तो वेव क्या होती है? ठीक है, तो वेव इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। क्या होती है? इज फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए स्पेस। ठीक है, और अगर बात करें इसके टाइप्स की, तो ये तीन तरह की आपके पास वेव्स होती हैं। फर्स्ट आपके पास होती है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स उन वेव्स को कहा जाता है जिनको प्रोपेगेशन करने के लिए किसी फिजिकल मीडियम की ज़रूरत होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई फिजिकल मीडियम नहीं होगा, अर्थात आपके पास केवल वैक्यूम है, ठीक है, कोई मीडियम नहीं है, तो जो आपकी मैकेनिकल वेव्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। उदाहरण के लिए जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं, वो आपकी ट्रैवल नहीं कर पाती हैं वैक्यूम में। ठीक है, जैसे आप चांद पे चले जाएंगे, ठीक है, तो चांद पे आपको किसी दूसरे पर्सन की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल नहीं है, मतलब कि केवल वैक्यूम है। ठीक है, कोई फिजिकल मीडियम नहीं है जिसके थ्रू साउंड वेव्स ट्रेवल कर पाएँ। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स को प्रोपेगेशन के लिए किसी फिजिकल मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, दूसरी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, दे रिक्वायर्ड नो मीडियम, और इसलिए ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर पाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपकी लाइट वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स और एक्सरेज। ठीक है, और तीसरी तरह की आपकी वेव्स हैं मैटर वेव्स, जिन्हें हम डी ब्रोगली वेव्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें डी ब्रोगली वेव्स? क्योंकि इनकी सर्वप्रथम खोज डी ब्रोगली ने ही की थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट ड्यूल नेचर, मतलब कि वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करेगा और एज ए वेव भी बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन हालांकि इनका फंडा मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए फिट नहीं बैठता है। जो आपके मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो गए, जैसे आपकी गेंद होगी, आप हो गए, ठीक है, तो उनके साथ कोई वेव आपको देखने को मिलती है? नहीं मिलती। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये फंडा सही बैठता है। मतलब कि माइक्रोस्कोपिक आपके पास कौन से पार्टिकल हो गए? जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर शो करेगा, एज ए पार्टिकल भी शो करेगा और एज ए वेव, मतलब कि इसके साथ आपको कुछ इस तरह की डायग्राम देखने को मिलेगी। किसी तरह ये कभी कभी ये एज ए वेव बिहेव करेगा और कभी कभी ये एज ए पार्टिकल बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये आपकी होती हैं तीसरी तरह की वेव्स, दैट इज मैटर वेव्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? तो उन तरह की वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं जिनमें जो पार्टिकल होते हैं, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फ्रोथ, मतलब कि आगे पीछे आगे पीछे। जैसे आपके पास ये डिस्टर्बेंस है, ठीक है, ये आपके पास क्या हो रही है? डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, तो आगे पीछे आपके जो पार्टिकल हैं, देखिए ध्यान से, आपके जो पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, जिसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी समटाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडल बेस में आपके पास जो पार्टिकल हैं टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। तो इसमें आपके पास बेसिकली दो टर्म्स जानने को होती हैं कि दैट इज व्हाट इज कंप्रेशन एंड व्हाट इज रेयरफैक्शन। कंप्रेशन की बात करें, जैसे आपके पास ये पार्टिकल जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये देखिए ये पार्टिकल इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, और जिस पार्टिकल पे आपके पास देखिए, इस पार्टिकल पे आप सॉरी जिस पार्टिकल पे आपके पास ये वेव्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये पार्टिकल, उस पार्ट को हम कहते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, तो कंप्रेशन में आपके पास जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, और रेयरफैक्शन में एक दूसरे से स्प्रेड आउट हो रहे हैं, मतलब दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके कंप्रेशन होते हैं, इसमें आपकी जो डेंसिटी है वो भी हाई रहती है। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा रहती है और प्रेशर भी क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। ठीक है, और रेयरफैक्शन में डेंसिटी कम रहती है और प्रेशर भी क्या रहता है? कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपके पास होती है ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होता है? इसमें पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं अप एंड डाउन। इसमें पार्टिकल आपके वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन मोशन। ठीक है, ऊपर नीचे। उसमें क्या हो रहा था? आगे पीछे, और इसमें ऊपर नीचे। ठीक है, तो इस तरह के पार्टिकल्स, जो इस तरह की वेव होती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब बात करते हैं इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में।
तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है क्रेस्ट। अब क्रेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास ये वेव्स है, ठीक है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे थे ऊपर नीचे, ठीक है, तो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट जो होता है वेव का, जिसे हम कहते हैं क्रेस्ट, कि मैक्सिमम डिस्टेंस तक जहाँ पे आपके पार्टिकल ऑसिलेट वाइब्रेट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं क्रेस्ट, और लोएस्ट पार्ट को हम कहते हैं ट्रफ, ठीक है, लोएस्ट पार्ट को हम कहते हैं ट्रफ और मैक्सिमम पार्ट को कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड, ये आपको देखने को मिल रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड आपके पास क्या हो जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट पोजीशन या फिर मेन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम जो आपके पास पार्टिकल ऑसिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, मेन पोजीशन से जितना डिस्टेंस मैक्सिमम आपके पास पार्टिकल ऑसिलेट कर पा रहे हैं उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इसी तरह से जो वेवलेंथ होती है, एक तरफ और दूसरा तरफ, ठीक है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। इसी तरह से या फिर एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को भी हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम कभी कभी एफ से डिनोट करते हैं और समटाइम न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, ग्रीक सिंबल न्यू से डिनोट करते हैं, इस तरह का कुछ इसका सिंबल होता है, ठीक है, बी की तरह, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है, जैसे आपके पास ये वेव है, ठीक है, 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रफ, ये आपके पास एक कंप्लीट वेव बनी, ठीक है, एक कंप्लीट वेव बनी और 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में कितनी वेव्स आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें वेव्स की, जैसे आपके पास ये अकोस्टिक लॉन्गिट्यूडल वेव दिखा रखी है, ठीक है, जैसे जैसे आप देख रखे होंगे ये आपके पास जो कंप्रेशन है, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं आपकी वेव जो है प्रोपेगेट हो रही है, ठीक है, ये आपके पास कौन सा मोशन हो रहा है, बैक एंड फ्रो मोशन हो रहा है पार्टिकल का, ठीक है, बैक एंड फ्रो मोशन हो रहा है। अगर इनके टर्म्स में बात करें वेवलेंथ की, ठीक है, तो इसके टर्म्स में वेवलेंथ क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आपकी वेव्स होती है ये केवल ट्रांसफ़र करती है आपका एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी होगी या फिर प्रेशर वगैरह हो गया, ठीक है, एनर्जी प्रेशर ईटीसी, इसका ट्रांसफ़र होता है केवल वेव्स में। केवल जो आपका मैटर है इसका कोई ट्रांसफ़र नहीं होता आपके पास वेव में, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपके पास मैटर का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है वेव्स में, केवल एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वेव स्पीड या फिर वेव वेलोसिटी। ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में आपके पास वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, इसको मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। जैसे आपके पास इसको फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ इंटू वेव लेंथ, एफ इंटू लेमडा से भी डिनोट किया जाता है, दैट इज वी इजकल टू एफ इंटू लेमडा, या फिर इसको आप ऐसे भी कई बार देखा होगा, वी लेमडा इजकल टू वी अपॉन एफ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड। जैसे स्पीड ऑफ साउंड हमने अभी डिस्कस किया, क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है। जैसे आपके पास जो एयर है, ठीक है, अगर मीडियम आपके पास एयर है तो उसमें जो आपकी स्पीड की साउंड है, ठीक है, वो हो जाती है 346 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ऑक्सीजन में और कम हो जाती है, ठीक है, वाटर में इंक्रीज हो जाती है 1498, जैसे डायमंड में सबसे ज़्यादा है 12,000, ठीक है, 12,000 मीटर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में 12,000 मीटर ट्रैवल कर जाती है आपकी साउंड, ठीक है। मतलब कि आप देख रहे हैं जो आपकी जो साउंड है मैक्सिमम स्पीड उसकी किस में होती है, सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड के बाद किस में होती है, लिक्विड में, और लिक्विड के बाद किस में होती है, गैस में, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस मीडियम में होती है, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में, ठीक है। और गैस में जैसे डिपेंड करता है उसके अलावा भी कि आपका जो पार्टिकल जो आपका एलिमेंट है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे डायमंड जो है वो आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इस तरह से आपके जो डायमंड है उसमें स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयरन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है किन फिजिकल पैरामीटर पर डिपेंड करती है। जैसे टेम्परेचर के साथ इसका क्या लेना देना है, ह्यूमिडिटी के साथ क्या लेना देना है, और विंड के साथ क्या लेना देना है, ठीक है। तो अगर बात करें टेम्परेचर की, ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास जो अभी हमने डिस्कस किया एयर 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी स्पीड कितनी थी, 346 के आसपास, ठीक है। और वहीं पर अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री पर ले आएँ
तो ये स्पीड घटकर 316 के आसपास रह जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होगा वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज होगी। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी। और विंड की बात करें तो अगर आप जिस डायरेक्शन में बोल रहे हो, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में आपकी विंड ब्लो हो रही है तो आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। अगर आप विपरीत दिशा में बोल रहे हो तो आपकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पिच। जो पिच होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के, मतलब कि जितनी ज़्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा आपकी पिच हाई होगी, और जितनी आपकी फ्रिक्वेंसी लो होगी उतनी आपकी जो पिच है वो लो होगी, ठीक है। बेसिकली आप अगर बात करें लेडीज़ की, तो लेडीज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इस कारण जो उनकी पिच है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जेंट्स, ठीक है। एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन कि लेडीज़ और जेंट्स में किसकी पिच ज़्यादा होती है, तो लेडीज़ की पिच ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट आपके पास लाउडनेस। लाउडनेस हमें बताता है कि हमारी आवाज़ कितनी लाउड है या फिर कितनी सॉफ्ट है। जैसे बात करें एक बी, ठीक है, बी और लायन के रोअर की, ठीक है, लायन के रोअर की और बी की हमिंग की। जैसे मक्खी जो भिन भिनाती रहती है ना, मक्खी भिन बनाती रहती है, तो उसकी जो पिच होती है, पिच जो होती है उसकी वो हाई रहती है, ठीक है, और उसकी जो लाउडनेस है वो कम रहती है। और उल्टा इसमें जो लाइन के रोअर की बात करें तो इसकी जो पिच है वो डाउन रहती है और उसकी जो लाउडनेस है वो ज़्यादा रहती है। जैसे जो दहाड़ता है शेर, ठीक है, तो गरजता है तो मतलब कि लाउडनेस उसकी ज़्यादा रहती है, लेकिन पिच जो है वो कम रहती है। और वहीं पे जो आपकी मक्खी है, मक्खी उसकी पिच ज़्यादा रहती है, ठीक है, और उसकी लाउडनेस कम रहती है। इसके अलावा एक और फैक्टर है, ठीक है, और इसके अलावा हाँ, इसको जो लाउडनेस है उसको मेज़र किया जाता है डेसिबल में, ठीक है, डेसिबल में मेज़र किया जाता है। इसके अलावा एक और क्वांटिटी होती है दैट इज़ टिम्बर। टिम्बर हमें बताता है कि आपकी जो साउंड है उसकी क्वालिटी के बारे में, ठीक है, क्वालिटी के बारे में बताता है आपका टिम्बर क्वालिटी, ठीक है। जैसे आपके पास बांसुरी है, ठीक है, बांसुरी से निकलने वाली धुन और गिटार से निकलने वाली धुन दोनों में डिफरेंस होगा, तो मतलब कि ये किस क्वालिटी के बेस पर हम बताएंगे ये क्या अलग है, ये टिम्बर के बेस पे हम बता सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जैसे डिफरेंट साउंड आपके पास दे रखी है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए ये क्या बना रखा है, इसमें जो आपकी वेव है ये मिक्सचर है सेवरल फ्रिक्वेंसी का, ठीक है, मिक्सचर है सेवरल फ्रिक्वेंसी का। तो इस तरह की वेव को हम कहते हैं नॉइस, जो हमें सुनने में अनप्लीजेंट लगती है, ठीक है, सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, शोर एक तरीके से, ठीक है। इस तरह से बी ये आपके पास दे रखी है, ये आपके पास है सिंगल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इस तरह की वेव की जो सिंगल फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम कहते हैं प्योर टोन्स। क्या कहते हैं? प्योर टोन्स। और सी आपके पास दे रखा है म्यूजिकल नोट। इसमें भी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, लेकिन आपके यह साउंड होती है जो ये सुनने में प्लीजेंट होती है। कैसी होती है? प्लीजेंट, मधुर आवाज़ होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू टोन। इसमें भी सेवरल फ्रिक्वेंसी का मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें जो सुनने में ये बिल्कुल बेकार लगती है, ठीक है। वहीं पे अपोजिट जो आपके म्यूजिकल नोट्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो आपके पास फ्रिक्वेंसी होती हैं वो मिक्सचर होती है, लेकिन सुनने में प्लीजेंट होती हैं। और आपकी जो टून होती है वो सिंगल फ्रिक्वेंसी की होती है, ठीक है, सिंगल फ्रिक्वेंसी की होती है आपके पास टून। नेक्स्ट आपके पास है लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है। जैसे आपके पास साउंड एवरेज होम में आपके पास जो लाउडनेस है वो 40 से 50 के आसपास रहती है, और इससे कोई आपको डैमेज देखने को नहीं मिलता। अगर लाउड म्यूज़िक की बात करें, ठीक है, तो इसकी जो लाउडनेस है वो लगभग 90 से 100 के बीच रहती है। और काफ़ी समय तक अगर आप लाउड म्यूज़िक सुनते हैं तो आपके कान खराब हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जेट इंजन इसकी लाउडनेस लगभग 120 से 170 के आसपास रहती है, और इसको सुनने से कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे जो आपके WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा एक सिटी के लिए जो प्रेफर्ड लाउडनेस है डेसिबल में वो 45 तय की गई है, ठीक है। 45 डेसिबल जो है वो तय की गई है फॉर ए सिटी बाई WHO, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें रेंज ऑफ हेयरिंग की। रेंज ऑफ हेयरिंग का मतलब है कि हम किस फ्रिक्वेंसी से किस फ्रिक्वेंसी तक की आवाज़ सुन सकते हैं। बेसिकली हम जो है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी
की आवाज़ को सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके चाइल्ड होते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, वो 25,000 तक की फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को भी सुन सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपके छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से कम उम्र के, वो 25,000 की हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। हम केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ को सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रेंज। अगर बात करें नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड क्या होती हैं, ठीक है। तो ऐसी साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब 20,000 हर्ट्ज़ से जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड, ठीक है, जिसको हम सुन नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आपके कुछ एनिमल्स जैसे मोंकी हो गए, बैट्स हो गए, कैट्स हो गए, डॉल्फिन हो गए, लीपर्ड्स हो गए, ठीक है, और डॉग्स हो गए, ये इन फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं, इन आवाज़ों को सुन सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो डॉग होते हैं, इसको हम डिटेक्टिव कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं। अगर बात करें इंफ्रासोनिक, तो इंफ्रासाउंड वो साउंड होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम होती है, ठीक है, लगभग 5 हर्ट्ज़ के आसपास होती है इनकी साउंड, ठीक है। जैसे आपके पास ये एनिमल कौन से आ जाएंगे? वेल हो गए, जैसे बड़े बड़े एनिमल, वेल्स हो गई, एलिमेंट्स हो गए, रहीनोसोरस हो गए, ये सब एनिमल जो हैं वो 5 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को सुन पाते हैं और प्रोड्यूस भी कर पाते हैं। इसी कारण जो आपके जब अर्थक्वेक होती है ना, तो आपका अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक की जो साउंड फ्रिक्वेंसी होती है वो लगभग 5 हर्ट्ज़ के आसपास होती है। इसी कारण जो आपके बड़े बड़े एनिमल्स आपने देखा होगा कि इधर उधर भागने लगते हैं अर्थक्वेक के समय, ठीक है। क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने लगा, उन्हें पहले ही साउंड सुनाई दे जाती हैं, बल्कि हमें नहीं सुनाई देती, उन्हें सुनाई दे जाती हैं ये साउंड, ठीक है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास जैसे अल्ट्रासाउंड का हम यूज़ क्या करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास जो अल्ट्रासाउंड है उसकी फ्रिक्वेंसी जो वो ज़्यादा रहती है, ठीक है, इसी कारण वो ईज़िली जो है वो पेंट्रेट कर पाती है, ठीक है। जो आपकी अल्ट्रासाउंड होती हैं ईज़िली पेंट्रेट कर पाती हैं, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं फॉर जैसे हम यूज़ करते हैं, ये आपके पास चेक कर रहे हैं कि हमारे जो अबनॉर्मल तो नहीं है बच्चा, ठीक है। जैसे अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ करते हैं कि बच्चे के बारे में चेक करने के लिए कि हमारा बच्चा अबनॉर्मल है या फिर उसको बॉय है गर्ल है, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज़ हम किडनी में स्टोन वगैरह का पता करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसको क्योर करने के लिए, पथरी वगैरह का क्योर करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे हम अल्ट्रासोनिक भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड भी अब देसी भाषा में बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है? डॉपलर इफेक्ट कहता है कि यदि आपका ऑब्जर्वर और आपका सोर्स, जैसे ये बैन आपको दिख रही है, ठीक है, मान लीजिए ये सोर्स है, साउंड का सोर्स जहाँ से साउंड आ रही है, और आप ऑब्जर्वर हो और आप इस साउंड को सुन रहे हो, ठीक है, दोनों जो हैं वो रेस्ट पर हैं, ठीक है। तो अगर दोनों रेस्ट पर हैं तो आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, तो वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। मतलब कि वेलोसिटी और साउंड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ये सब कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे सोर्स आपकी तरफ बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे सोर्स मान लीजिए bs स्पीड के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो साउंड है आपको और ज़्यादा तेज सुनाई देनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे 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 ट्रेन भी आती है आपकी तरफ, ठीक है, तो आपको साउंड और लाउड मतलब कि तेज सुनाई देने लगती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये आपकी तरफ आ रहा है तो क्या हो रहा है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज एफ डैश, ठीक है, वो आपकी इंक्रीज हो रही है, फ्रिक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है, और आपकी जो वेवलेंथ है दैट इज दिस, वो आपकी कम हो रही है, ठीक है। मतलब कि जब जब सोर्स मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ तो फ्रिक्वेंसी आपकी इंक्रीज होगी और वेवलेंथ कम होगी, और जैसे ही वो सोर्स है, जैसे बैन अब दूर जा रही है, ठीक है, तो इस केस में उल्टा होगा, इस केस में आपकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। जैसे ये वेवलेंथ है ये इंक्रीज कर रही है और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, तो ये है डॉपलर इफेक्ट। तो
संक्षिप्त में कहें तो ए मूविंग सोर्स ऑफ ए साउंड और ए मूविंग ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस एन अपेरेंट शिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अब इस डॉपलर इफेक्ट का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं टू गाइड द एयरक्राफ्ट एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर जो आपके एयरक्राफ्ट है उनको गाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, टू स्टडी हार्ट बीट्स की स्टडी के लिए इसको यूज किया जाता है, और स्टार्स एंड प्लैनेट्स की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए भी हम डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद IQ Dots।